यह है लिटकेन आर्टवर्क्स की प्रस्तुति। जब एक लेखक पत्रकार हो और लाल बजरी की सड़कों से चलते चलते रिनाला खुर्द पहुंच जाए, उसे आप क्या कहेंगे? उसे कहेंगे ईश मधु तलवार। अलग अलग क्षेत्रों में जिनका नाम है, ईश मधु तलवार साहब हमारे साथ हैं। तलवार साहब, आपका स्वागत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लाल बजरी की सड़क से चलते चलते रिनाला खुर्द तक कैसी रही आपकी ये यात्रा? दरअसल देखिए कि लाल बजरी की सड़क मेरी पहली कहानी है, जो लगभग 40 साल पहले लिखी गई थी और अपने समय की बड़ी महत्वपूर्ण पत्रिका थी सारिका, उसमें ये छपी थी। और फिर मुझे पत्रकारिता में आ गया, क्योंकि साहित्य में कोई नौकरी होती नहीं है, मिली नहीं ऐसी कोई। लेकिन पत्रकारिता का जो अनुभव रहे, उन्होंने मुझे बहुत समृद्ध किया। आमतौर पर लोगों के कहानी संग्रह पहले आते हैं, उपन्यास बाद में आते हैं। मुझे पता नहीं, शायद ऐसा मेरे मन में ख्याल आया हो कि पहले वो उपन्यास ही लिखा जाए। तो पहले मेरा उपन्यास आया रिनाला खुर्द, और जो पाकिस्तान और जो मेवात का इलाका है राजस्थान का, इन दोनों की पृष्ठभूमि पे है। क्योंकि मैं एक बार पाकिस्तान भी होकर आया हूँ। रिनाला खुर्द जो किताब का नाम है, उपन्यास का नाम है, और रिनाला खुर्द लाहौर के पास एक गाँव है जो मेरी माता जी का गाँव है। और मुझे जब पाकिस्तान एक डेलीगेशन में जाने का मौका मिला, तो मुझे बड़ी हैरानी जो पहली हुई वो ये थी कि मेरी माता जी इतने लंबे समय बाद भी पाकिस्तान को, रिनाला खुर्द को याद करती थी। वो उसमें आज भी जीती थी। तो हमें बड़ा आश्चर्य होता था, इतने वक्त बाद भी इनके दिमाग से रिनाला खुर्द और वहाँ के बाग, हालांकि इस बाग की बात करते थे, वो जाके देखा तो वो तो खैर था ही 10 वर्ग किलोमीटर का बाग था वो, जिसमें दुनिया का ऐसा कोई फ्रूट नहीं है जो नहीं होता होगा। वहाँ जाके लगा अच्छा इस बाग को वो याद करती थी। लेकिन जब हम पाकिस्तान डेलीगेशन में गए तो वहाँ देखा कि वहाँ जो लोग हिंदुस्तान से माइग्रेट होकर गए थे, वो भी उसी शिद्दत से हिंदुस्तान को याद करते थे। हमारा अपनी जड़ों को याद करते हैं, जड़ों को भूलना कोई नहीं चाहता। आप देखिए, मैं हमारी सुरक्षा में जो एक कांस्टेबल कोई था, पुलिस वाला था पाकिस्तान में, जो लगाया गया था, उसको जब घर पे बताया कि कुछ भारत से लोग आए हुए हैं, इंडिया से लोग आए हुए हैं, उनकी वहाँ ड्यूटी है मेरी, तो वो कहा मुझे मिलाइए उनसे। और फिर वो जिस तरह याद कर रही थी कि हमारे जलंधर में कैसे बाग थे, जलंधर में कैसे मकान थे, कैसे लोग थे, रोने लग गई वो। तो मुझे लगा ये पीड़ा किसी एक आदमी की नहीं है, मेरी माँ की नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के अभी तक जो विस्थापन का दर्द है और जो जड़ों से जो प्रेम है वो कितना गहरा होता है। और फिर मुझे मेहदी हसन याद आए। मेहदी हसन तो हमारे राजस्थान के लूणा गांव के हैं, झुंझुनू जिले में जो उनका गांव है। वो जब पाकिस्तान से आए थे, एक बार पहली बार जब किसी प्रोग्राम में आए, तो उन्होंने अपने गांव जाने की इच्छा जाहिर की थी। राजस्थान सरकार के वो अतिथि थे। तो वो अपने जब गांव जा रहे थे, तो गांव से पहले एक टीवा था, वहाँ टीवे पे जाके और मिट्टी में लोटपोट हो गए, मतलब, और रोने लगे। गाड़ी रुकवा के, गाड़ी जा रही थी, गाड़ियों का जो काफिला जा रहा था, उन्होंने गाड़ी रुकवाई। तो लोगों को समझ में नहीं आई ये क्या है। मतलब जैसे कोई अपनी माँ से मिलता है ना, लिपट के, ऐसा समझ लीजिए उसको। तो जड़ों का जो प्रेम मैं बता रहा हूँ वो, तो मुझे लगा कि इस पर एक लिखा जाना चाहिए। क्योंकि मेरी इस उपन्यास में फिर मेहदी हसन भी आए हैं, भीष्म साहनी भी आए हैं, और लोग भी आए हैं, फैज अहमद फैज भी हैं, जिन लोगों ने, और वो सारा विस्थापन का एक दर्द, और इसमें एक प्रेम कहानी भी है। विभाजन का दर्द, विस्थापन का दर्द, और उस दर्द के बीच में प्रेम। जी जी जी। दरअसल मैंने आपको बताया ना कि मैं अलवर के पास मेरा एक गांव है बगड़, और हमने मेरा बचपन उसी गांव में बीता है। तो वहाँ पे मतलब हम जब बचपन वहाँ बीता है, तो आप समझ लीजिए, तो वो तो जब हम छोटे गांव में थे, तो वो दौर था कि हमने तो शहर, बरसों तक शहर ही नहीं देखा। शहर कैसा होता है ये ही नहीं मालूम था। और उस समय शहर के लिए कोई यातायात नहीं थे गांव से, मतलब उस दौर में हम थे। तो मैं बाघा बॉर्डर पे गया। हम जब बाघा बॉर्डर पे गए, तो मुझे देखकर ये हैरानी हुई कि बाघा बॉर्डर पे जितने भी कुली थे, वो सब मेवात के ही थे। मतलब अलवर या भरतपुर का जो मेवात का इलाका है, और मेवाती ही बोलते थे। मतलब वो बाघा बॉर्डर से इधर जो हिंदुस्तान है, वहाँ के जो कुली हैं वो लाल कुर्ता पहनते हैं, बॉर्डर के इधर पाकिस्तान की तरफ नीला कुर्ता पहनते हैं। तो नीले कुर्ते वाले सब मेव थे। जब उन लोगों से आपने मुलाकात की, तो आपको अपनी जो मेवाती बोली जो है, उसमें आपने भी उनके साथ बोला। किस तरह की आत्मीयता उनकी आंखों में, उनकी भाव में, उनके पूरे जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें कैसा? उनको लगा कि हमारे गांव का कोई आदमी आ गया, मतलब। और इतना, और उन्होंने पैसे लेने को तैयार नहीं थे। जो कुली थे ना, वो सामान उठाया कि तो पैसे ना लेंगे भाई, तू तो हमारा गाँव को है, मतलब ऐसे। बिल्कुल। तो बहुत प्रेम दिखाया उन्होंने। तो वहीं से फिर वो ख्याल आया कि जो पाकिस्तान, मेरा गांव है,
तो वहाँ एक मेवात की पृष्ठभूमि, मेवात बहुत बड़ा इलाका है जो लोअर भरतपुर के साथ हरियाणा का भी कुछ काफी हरियाणा का इलाका भी, थोड़ा उत्तर प्रदेश का इलाका भी आ जाता है, उत्तर प्रदेश का भी आ जाता है। तो उस मेवात की धरती की जो खुशबू है वो मैंने अपने बचपन से देखी है। प्लस वहाँ से जो लोग पाकिस्तान गए, बगड़ से भी एक महिला पाकिस्तान जाती है, वो एक प्रेम कहानी भी है, वो किस तरह मिलते हैं और क्या है सारा वो अपना, और विस्थापन का दर्द है। मतलब एक नदी की तलाश है उसमें। आप देखिए कि जो ज़मीन के नीचे से तो वो जो सरस्वती नदी जाती थी और उधर जाके उस पाकिस्तान में जहाँ नदी जाती है उसका नाम हाकड़ा हो जाता है। तो वो हाकड़ा को तलाश कर रहे हैं, हम सरस्वती को तलाश कर रहे हैं, दो लोग अपने प्रेम को तलाश कर रहे हैं। और किस तरह की जिंदगी है, मतलब आप देखिए कि उसको नाम बदल के खोज एक जैसी है, खोज एक जैसी है। और एक और बात जो आपके इस उपन्यास में जो सामने आती है, जैसा हमने पढ़ा भी है उसमें, कि सरहद के उस पार हो या सरहद के इस पार, आवाम का दर्द एक जैसा है, विस्थापन का दर्द दोनों का एक जैसा है। बिल्कुल, दोनों की मुस्कान एक जैसी है, दोनों के आंसू एक जैसे हैं, दोनों के दुख एक जैसे हैं, दोनों के सुख एक जैसे हैं। बल्कि मैं यहाँ तो नहीं कह सकता, लोगों को आश्चर्य होगा जब वो मैं सुनेंगे तो, लेकिन ये हकीकत है कि वहाँ तो यदि हमने किसी मोची से चप्पल ठीक कराई है और उसको ये पता लग जाए कि इंडिया से आए हैं, तो वो पैसे नहीं लेते थे कि तुम इंडिया से आए हो, साढ़े मेहमान हो। एक जगह हम पेट्रोल डलाने गए गाड़ी में, तो हमारे पाकिस्तान के होस्ट थे इरशाद अमीन, तो उसने पैसे लेने से मना कर दिया, बोला नहीं मैं तो पाकिस्तान का हूँ, पैसे दूंगा। तो अवाम में तो इतना प्रेम है, हमें देख कर आश्चर्य होता था, मतलब लोग यकीन नहीं करेंगे इस बात को, लेकिन ये हकीकत है। आवाम में प्रेम है, आवाम प्रेम है। और हवाओं में नफरत है, जहर है, जो दिखता है सामने, मतलब तो ये आवाम का प्रेम हवाओं के रुख को बदल क्यों नहीं पाया? ये आपने, क्योंकि आप पाकिस्तान गए हैं और ये आपने महसूस किया, इसलिए हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, वो इसलिए नहीं बदल पाया कि राजनीति जो है वो बहुत क्रूर होती है, राजनीति अमानवीय होती है, राजनीति में प्रेम नहीं चलता। मतलब आप देखिए कितनी एक सरहद ने कितनी दूरियां बढ़ा दी हैं कि मैं पाकिस्तान में जिस होटल में ठहरा था, तो हमें ये कहा गया था कि आप बिल पे साइन कर देंगे, चाय पी कुछ पिए साइन कर देंगे। तो मैं साइन कर रहा था, तो मैंने पूछा, मेरे एक दोस्त थे जो साथ गए थे, कि आज क्या तारीख है? उसने कहा 22 तारीख है। तो जो वेटर था उनका, वो भी 5 सितारा होटल था पाकिस्तान लाहौर का, तो वो बोला कि सर आप तो इंडियन है। हमने कहा हाँ। तो बोला आपके हिंदुस्तान में भी तारीख ऐसे ही होती है, 21, 22, 23? मैंने कहा ऐसे ही होती है। मतलब कितनी धारणाएं ये एक, इसका मतलब ये है कि आवाम जो, या वहाँ के जो आम आदमी है, वो जानना चाहता है हिंदुस्तान के बारे में, और आम हिंदुस्तानी जैसे हमारी उत्सुकता है पाकिस्तान के बारे में जानने की, तो एक दूसरे को जानना चाहते हैं, लेकिन वो सरहद रोक देती है, बहुत सारी चीज़ें रोक देती हैं। अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि जब आप व्यवसाय में थे, पत्रकारिता के साथ जुड़े हुए थे, वहाँ पर बहुत सारी कहानियाँ आपने ऐसी देखी होंगी जिन पर आपका मन करता था कलम चलाने का, लेकिन वो अखबार आप जिसके लिए काम करते हैं, वो उसकी जो है मजबूरी है कि वो आपको उसकी अनुमति नहीं देता है। क्या उन कहानियों को अब एक सही सार्थक रूप में कहानी या उपन्यास में ढालने का आपका मन करता है? ये हुआ है, नहीं ढाली है मैंने ऐसी कहानियाँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उदाहरण के लिए, जब कई कहानियों का जन्म बहुत वक्त के बाद ऐसे ही होता है कि जब मैं एक पत्रकार की हैसियत से हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर गया था एक बार, गंगानगर करणपुर सेक्टर में, तो मैंने वहाँ अजीब चीज़ें देखी कि वो जो बॉर्डर पे उधर पाकिस्तान के वो जो हैं गार्ड घूम रहे हैं, इधर हिंदुस्तान के घूम रहे हैं, और वो आपस में बहुत याराना दोस्ती थी, बात करते थे। वो उसके लिए खाना ले आते थे, वो उसके लिए खाना ले आते थे, रात को बैठते थे वहाँ बॉर्डर पे, ड्यूटी दे रहे हैं, साथ में आग जला के आग सेक रहे हैं, एक साथ खाना खा रहे हैं। और ये मैंने फिर कहानी लिखी है, और कहानी की थीम ये है कि जैसे ही ऊपर से स्विच ऑफ होता है सत्ता का, राजनीति का, तब वो जो दोनों के संबंध हैं उनके, वो अलग अलग फिर होने लगते हैं। फिर वो एक दूसरे से डरने लगते हैं, जो एक दूसरे के साथ बैठकर बॉर्डर पे खाना खा लेते थे एक दूसरे के साथ। वो वहाँ से कहानी है मेरी उसमें कि एक लाहौर का सैनिक है, छुट्टी पर जा रहा है, तो अगली बार आऊँगा तो लाहौर की कोई बहुत मशहूर मिठाई है वो लेके आऊँगा। हिंदुस्तान का जो BSF का नौजवान है, वो अपने पाकिस्तान के दोस्त से कहता है कि मैं भी छुट्टी पर जाऊँगा तो तेरे लिए लेकर आऊँगा, ये सब है। लेकिन जैसे ही राजनीति का स्विच ऑफ होता है, तो दोनों एक दूसरे के सामने बंदूक लेकर खड़े हो जाते हैं। अब आपसे इसी से जुड़ा हुआ हम आपसे सवाल करते हैं कि सरहद के दोनों पार आवाम की बात अलग होती है, लेकिन हम फौजियों की बात, आपने जो बात की है, दोनों तरह के फौजी जो हैं, चाहे इधर हों चाहे उधर हों, इन सरहदों पर जो फौजी हैं, आप कह रहे हैं कि बड़ा प्रेम होता है, सब कुछ है, तो
क्या उनका वो प्रेम बाद में जब बंदूकें तानते हैं उस वक्त मौजूद नहीं होता है? हाँ। या केवल वो सिर्फ एक रिमोट कंट्रोल के सहारे चलने वाले कुछ लोग? रिमोट कंट्रोल का जो असर पड़ता है वो ये पड़ता है कि दोनों एक दूसरे पर शक करने लगते हैं, डरने लगते हैं। ये हकीकत है, ये देखा है। लेकिन वो मन का प्रेम कहाँ चला जाता है? वो गायब हो जाता है। फिर जब बंदूक आ गई, राजनीति आ गई, तो फिर प्रेम गायब हो जाता है। फिर भी अंदर कहीं प्रेम तो रहता होगा। हाँ, नहीं, अंदर तो निश्चित रूप से मानवीय दृष्टिकोण देखें उसको आप देखें ना कि वो मैंने जो एक सीन था, वो जो मिठाई के डिब्बे देता है उसको लात मारता है वो, और ओस बहुत पड़ती है वहाँ पे, और ओस की बूंदें डिब्बे पड़ी हुई हैं, सुबह जाता है तो उसको लगता है कि हमारे आंसू हैं, मतलब जो मिठाई थी, जो मीठा प्रेम था, ये आंसू। यही हमने, क्योंकि हमने ये कहानी आपकी पढ़ी है और उसमें आपने जब आंसुओं का जिक्र किया है कि ये ओस की बूंद ही मेरे आंसू हैं, तो ये उसका मानवीय पक्ष आता है। ओस के बूंदों के माध्यम से जो एक बिंब दिया है कि ये हम दोनों के आंसू हैं। बिल्कुल। और आप ये देखिए कि हालांकि अब तो दृश्य इसलिए थोड़ा जरूर बदल गया होगा कि उस समय तारबंदी नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आपस में आते जाते थे, मिलते थे, 0 लाइन से ही वो इधर आ गए, उनके यहाँ खाना खा रहे हैं, वो उधर चले गए। तारबंदी से उस तरह तो नहीं मिल पाते होंगे, बातें करते होंगे, मुझे नहीं पता आपका दृश्य क्या है, पर उस समय का जो दृश्य मैंने खींचा था वो इस तरह का था। और वो आपने देखा भी है? देखा, आंखों से देखा। वो आंखों देखा हुआ दृश्य, कोई खींचा हुआ या कल्पनाशीलता के आधार पर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जब इस तरह की बातें हम देखते हैं, सरहदें जमीन पर खींच दी जाती हैं, उन सैनिकों के बीच में दीवारें खड़ी की जाती हैं, ऐसी परिस्थितियों में जब आदमी देखता है और वहां पर रहते हुए यदि वो लेखन का कर्म शुरू करे, तो क्या कल्पना करेंगे आप? नहीं, आप देखें ना कि मैंने जैसा आपसे कहा कि आदमी जो भी लिखता है वो अपनी ज़िंदगी से ही उठाता है सामान। मतलब आप जो भी लिखेंगे, जो आपके अनुभव हैं, जिस दौर से आप गुजरते हैं, जिस दौर पे आप जाते हैं। ऐसे मेरी बहुत सारी कहानियाँ, लोगों को शायद अंदाज़ नहीं होता, मैं गाँव का भी रहने वाला हूँ, तो मेरी बहुत सारी कहानियों में गाँव आपको इस तरह का मिलेगा। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। मतलब, या दूसरा ये कि आपने जिस तरह से पत्रकारिता में रहते हुए राजनीति को बहुत नज़दीक से देखा है कि किस तरह दाव पेश राजनीति, तो वो अंदर बाहर के जो खेल हैं वो हमने नजदीक से देखे, तभी तो उसको लिखेंगे ना। और उससे जिंदगियां कैसे बदलती हैं, व्यंग्य संकलन भी आया। लेखन निश्चित रूप से मैंने बताया, लिखने में तो जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, चीज़ें वही लिखने में आएंगी। आप कोई कहानी लिखेंगे तो आपने किस तरह चीज़ों को देखा है, व्यक्तिगत जो उसकी बातें होती हैं उनके ऊपर भी कोई प्रभाव पड़ता है इन बातों का? नहीं, व्यक्तिगत कुछ नहीं होता। जैसे मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग, जैसे मेरा ये उपन्यास था या कहानी है, कई बार ये सवाल करते हैं कि सच में ऐसा ही था क्या? जैसे उपन्यास में एक नायिका है, नायक है, उनका प्रेम था, तो बोले ऐसा था क्या? मतलब लोक गायिका है। हाँ, तो क्या वास्तव में ऐसी घटना हुई थी क्या? जबकि नहीं हुई थी। हाँ। लेकिन हमें कहानी साहित्य में ये सिखाया जाता है कि आप जो कहानी लिखते हैं, कहानी सच्ची नहीं लगेगी तो सफल कहानी नहीं है। तो इसलिए बहुत सारी जब सफल होती है तो आप जो आप कह रहे हैं व्यक्ति, तो आपको लग सकता है कि व्यक्तिगत ये चीज़ें, लेकिन व्यक्ति कुछ नहीं है, उसमें सब कल्पना होता है। लेकिन आपको ये लिखने की कला यही तो है कि आप जो जीवन में कुछ हुआ नहीं है, लेकिन आप कल्पना से ऐसी चीज़ें घट देते हैं जो आपको अपने जिंदगी की कहानी लगे। वही कहानी की सफलता ऐसी होनी चाहिए जो एक आपको, हर आदमी को ये लगे आप बीती सी। तो वो वही सफलता कहानी की है कि वो सच्ची कहानी लगे, बेशक झूठी हो। तो ये आपके उपन्यास की बड़ी सफलता है कि जो कल्पनाशीलता का जो सहारा लिया है नर्तकी का और लोक गायिका का, उसका जो प्रेम का है वो एक वाकई ऐसा लगता है कि, क्योंकि रनाला खुर्द की सारी घटनाएं सच्ची हैं, लेकिन जब उसमें आपने प्रेम का छौंका मारा है, वो छौंका भी सच्चा लग रहा है। हाँ, ले वो सच्चा नहीं है। जब दरअसल क्या है, हर कहानी मुझे लगता है कि आधी हकीकत आधा फसाना होता है। जिंदगी भी कुछ हाँ, वैसी है। कुछ तो हकीकत है उसमें। मेरी चाय जी का जो चरित्र है बिल्कुल वैसे ही आया है, मेरी मदर का जो है। और दोनों चीज़ें होती हैं, कुछ सही होता है, कुछ कल्पना होती है, दोनों को मिलके कहानी बनती है। चलिए तलवार साहब, भावी कुछ योजनाएं जो आप और लेखन में कुछ ऐसी बातें रही हों जो आपको अभी तक ऐसा है कि मैं चाहता था ये लिखना, लेकिन अभी तक मैं ये कर नहीं पाया हूँ? मेरी पत्रकारिता को 40 साल से अधिक समय हो गया। मतलब, तो इस दौर में मैंने बहुत मुख्यमंत्री देखे, प्रधानमंत्री देखे, फिल्म वाले देखे, डाकू देखे, मॉडल्स देखी, जो तरह तरह के लोग, पहलवान देखे, दारा सिंह थे या जो संस्मरण उनके आप, तो उनसे जुड़ी जो कथाएं हैं, जो बहुत दिलचस्प प्रसंग हैं, उनको लेके एक मेरी किताब अभी मैंने लिखी है, वो अभी आने वाली है। अलग अलग वर्ग के लोग हैं और उनकी अपनी कहानियां हैं, उनके अपने किस्से हैं, बहुत दिलचस्प भी हैं। मतलब वो चलते चलते बस आपसे एक बात पूछेंगे कि लेखन में साफगोई कितनी आवश्यक है? लेखन में साफगोई बहुत आवश्यक है। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि आप लिख क्यों रहे हैं, ये भी आपकी नज़र में, आपकी दृष्टि में होना चाहिए। मतलब, क्योंकि आप जिस समाज में, जिस दुनिया में जी रहे हैं,
क्योंकि हमारा मानना आज भी यह है कि साहित्य का सबसे बड़ा कोई काम है तो वो ये है कि दुनिया सुंदर कैसे बने। तो आपके लिखने, जब आप लिखते हैं तो ये आप ज़रूर आपको देखना चाहिए कि मतलब कि हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, हमारी दुनिया कैसी है, क्या इसमें होना चाहिए, कैसी चीज़ें हैं, कैसा आप उनको ऑब्जर्व करते हैं। तो वो एक हमारी समाज की हकीकत हो तो कहानी अच्छी बनती है, मेरा ऐसा मानना है। हकीकत हो, आप सच्चे मायने में सर्जक बने, विध्वंसक नहीं बने साहित्य के और अपनी कलम के माध्यम से, तो आप सच्चे साहित्य सेवी और साहित्य सर्जक बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तलवार साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मन कर रहा है कि और भी बातें करें, लेकिन समय की सीमाएं होती हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे विदा लेना चाहेंगे, आपका आभार व्यक्त करेंगे कि आपने समय निकाला। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थी लिटकेन आर्ट वर्क्स की प्रस्तुति। आपको कैसी लगी? आपकी प्रतिक्रियाएं हमें बहुत अच्छी लगेंगी। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने कमेंट्स भी लिखें।